हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के थर्ड लेक्चर की बात करेंगे और आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड वेक्टर इन 3 डायमेंशन में वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से दिखाया जाएगा। ओके, लास्ट के 2 लेक्चर की अगर मैं बात करता हूँ, लेक्चर 23 एंड लेक्चर 24। लेक्चर 23 वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 1, लेक्चर 24 वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 2। इन 2 लेक्चर में आपको वेक्टर की बेसिक्स के बारे में समझाया गया। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड जानकारी आप लोगों ने ली थी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे होंगे जो हमारे बेस्ड थे रिजल्टेंट वेक्टर पर। आज की क्लास में हम लोग 2 एंड 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को वेक्टर में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा जो कि हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर क्या है उसे समझ लेने के बाद फिर हम लोग आसानी से वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड वेक्टर इन 3 डायमेंशन पर बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर से। ओके, यूनिट वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। जैसे मान लीजिए, इससे पहले मैंने आपको समझाया भी था। सपोज़ एक वेक्टर मैं ले रहा हूँ, वेक्टर ए। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर हमारा क्या है, 20 मीटर है और ये किस डायरेक्शन में है, ये हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में कंसिडर कर लेते हैं और इस वेक्टर को हम लोगों ने वेक्टर ए कह दिया। तो अगर आप इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कीजिएगा तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारा कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है ना। अगर मान लीजिए कि हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में ही एक ऐसा वेक्टर लेते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 1 मीटर है, यहाँ से आप देखिए इस मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने 1 मीटर दिखा दिया और ये हमारी कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो पता है, ऐसी वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 मीटर होती है या जिसकी वैल्यू यूनिट होती है, तो किसी भी वेक्टर में 2 बातें होती हैं। अगर मैं वेक्टर की बात करता हूँ तो वेक्टर में तो 2 ही चीज़ ना हम लोग मार्क करते हैं। पहला हम लोग ये मार्क करते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड है, और फिर अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि वेक्टर वैसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन होता है। ओके, तो अब आप देखिए, आप एक ऐसे वेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं जिस वेक्टर की वैल्यू 1 है, यूनिट है। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि वैल्यू तो 1 ही होनी है, तो बच गया क्या, डायरेक्शन बच गया। तो आप ये कह सकते हो ना कि वैसी वेक्टर जिसका यूज़ डायरेक्शन के रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, वैसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के नाम से जाना जाता है। यस, बिल्कुल। तो हम लोग डिफाइन कर देते हैं इसे। देखिए, डेफिनेशन मैंने लिख दिया। क्या लिखा है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिट एंड गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब फिजिक्स में यूनिट वेक्टर की मेजरमेंट के लिए क्या किया जाएगा, ये तो डिफाइन कर दिया हम लोगों ने कि वैसी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और जो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके, वो वेक्टर हमारी क्या कहलाएगी, वो वेक्टर यूनिट वेक्टर के नाम से जानी जाएगी। ओके, अब ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर की मेजरमेंट या यूनिट वेक्टर को मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इन फिजिक्स अगर मुझे यूनिट वेक्टर दिखाना है ना, तो सपोज़ ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दिखाना है, तो इस यूनिट वेक्टर को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ए कैप, और इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ए कैप। तो जब आपको यूनिट वेक्टर दिखाना है तो ए कैप इज इक्वल टू आप लिखना वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दिया जाएगा तो जो रिज़ल्ट आएगा हमारा, वो रिज़ल्ट एक यूनिट वेक्टर बनता है। ओके, अब यहाँ से देखिए आगे भी कुछ है। क्या है, हम लोगों ने अभी जस्ट डिफाइन किया ना, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ए। ओके, तो अगर मुझे यहाँ से वेक्टर ए लिखना होगा तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आप क्या लिखेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ए, ये लिखा जाएगा ना। तो कहने का मतलब एक बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट आया हमारे पास। वो रिजल्ट आ गया कि जब कभी भी हम लोगों को कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है तो वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। अगर आप मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट लीजिएगा तो ये क्वांटिटी जो डिफाइन करने जा रही है, ये क्वांटिटी आपकी एक यूनिट वेक्टर को दिखाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेक्टर आपको लिखना है, वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करनी है, तो वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। बहुत ही आसान है। अब यहाँ से अगर मैं
अगर यहाँ से मान लिया जाए कि हम लोग एक्सिस के रेफरेंस में बात करेंगे तो हम लोगों को पता है ना कि हमारे पास 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस की सेट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है ना। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर ये एक्सिस की सेट दी गई है, एक्स, वाई और जेड। एक्स एक्सिस को दिखाना है ना, एक्स एक्सिस की 2 डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। अगर मुझे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखाना है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर आई का यूज़ होता है। वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखाना है तो यूनिट वेक्टर जे का यूज़ हो जाएगा, और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखाना है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर के का यूज़ हो जाएगा। ओके, यस, ज़रा इस टेबल पर नज़र डालिए, है ना। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की सेट लिखी गई है। तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस की 2 एस्पेक्ट होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वाई की भी 2 एस्पेक्ट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, और जेड के लिए भी 2 एस्पेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखाना है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए अगर आपने आई का यूज़ किया है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए माइनस आई यूज़ कीजिए। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए जे लिखा है तो नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए माइनस जे लिखिए। पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए के तो नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए माइनस के, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये साइन कन्वेंशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाली क्लास में। ओके, तो ये बात तो समझ में आ गई कि यूनिट वेक्टर क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, वैसी वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 होनी है और डायरेक्शन के रिप्रेजेंटेशन में उसका यूज़ किया जाए तो वैसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को अगर हम लोगों को दिखाना है तो इसे ए कैप की मदद से दिखाया जाता है। आप देखिए लेटर ए के ऊपर टोपी जैसा चढ़ा दिया है ना, तो ये ए कैप से हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली अगर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो अगर किसी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड देते हैं तो रिजल्ट हमारा यूनिट वेक्टर आता है। तो आप इस एक्सप्रेशन से आइए वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए, ये रिजल्ट यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अगर यहाँ से वेक्टर ए लिखना होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ए आ जाएगा। तो ये रिजल्ट जो बॉक्स में मैंने लिख कर दिया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर किसी भी वेक्टर को लिखना है तो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपको रिजल्ट लिखा जाएगा। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के रेफरेंस में अगर बात किया जाएगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए प्लस आई, नेगेटिव के लिए माइनस आई। इसी तरह से वाई और जेड के लिए भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ओके, अब आइए, अब हम लोग आते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने एक 2 डायमेंशनल एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया जिसमें एक्स और वाई एक्सिस की कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे। तो हम लोगों को अच्छी तरह से पता है ना, एक्स एक्सिस को अगर दिखाना है तो एक्स एक्सिस को यूनिट वेक्टर आई की मदद से दिखाते हैं, और अगर वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है तो वाई एक्सिस को यूनिट वेक्टर जे की मदद से दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक्स वाई जो एक्सिस है, तो एक्स वाई एक्सिस से एक प्लेन सरफेस ही ना हमारी रिप्रेजेंट होती है। तो इस प्लेन पर कोई पॉइंट आप मान लो, इस पॉइंट की को हम लोगों ने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है, ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट मान लिया। डेट्स दी ऑरिजिन। ओके, जब हम लोग ऑरिजिन से पॉइंट पी को ज्वाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ऑरिजिन से पॉइंट पी को हम लोगों को ज्वाइन करना है तो हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हो, यस, देखिए ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन कर कर हम लोगों ने एक वेक्टर यहाँ पर बना दिया है। इस वेक्टर को पता है क्या कहते हैं, इस वेक्टर को आर कहेंगे, और इसकी वैल्यू को हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और बात, अगर किसी प्लेन में कोई पॉइंट लोकेटेड है और जब आप ऑरिजिन से उस पॉइंट को मिलाओगे तो यहाँ पर एक वेक्टर आपका डिफाइन होता है। ये कौन सी वेक्टर डिफाइन होती है, तो ऑरिजिन से अगर आपने पॉइंट को मिलाया है तो वेक्टर ओपी डिफाइन होता है। ये जो वेक्टर ओपी है ना, ये वेक्टर हमारा क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ये हमारा पोजीशन वेक्टर के नाम से जाना जाएगा। किसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ये कहलाएगा। अब ये ओपी जिसे हम लोग आर से भी दिखाएंगे, ये क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसी पर तो हम लोगों को अभी बात करनी है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग पी देख रहे हो ना आप एक काम करो, पी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ओके, तो हम लोग यहाँ से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। मान लो ये परपेंडिकुलर पी ए मान लिया, और इसी पी से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इस परपेंडिकुलर को हम लोगों ने पी बी मान लिया। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो हम लोगों को जानकारी है, क्या जानकारी है, अगर आप ओ ए की बात कीजिएगा तो ये ओ ए एक्स लेंथ की आ जाएगी। अगर आप ओ बी की बात कीजिएगा तो ये ओ बी हमारी कितनी लेंथ की आ जाएगी, वाई लेंथ की आ जाएगी। तो ये एक्स और वाई हम लोगों ने दिखा दिया। ओके, अब ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आपको
दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल OAPB, तो ये क्वाड्रिलेटरल कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ही है, ये आपका रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल एक तरह की पैरेललोग्राम ही होती है ना। तो यहाँ पर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? देखिए लिखा मैंने, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर वेक्टर एडिशन के पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएंगे? तो यहाँ से मिलेंगे ना हमारे पास, मैं बताऊँ, आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर को देखने पर हम लोगों को क्या पता चल रहा है? वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर OP आ जाएगा ना। तो लिखते हैं वेक्टर OP इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे? वेक्टर OA प्लस क्या मिल जाएगा? वेक्टर OB। इतना मिल गया, एक बार आप फिर से देख लीजिए, यही चीज़ है ना हमारा। वेक्टर OP डायगोनल के अलॉन्ग रिजल्टेंट वेक्टर होती है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB के इक्वल हो जाएगा। अब बताइए वेक्टर OP क्या दिया गया है? वो वेक्टर R दिया गया है ना, तो यहाँ से वेक्टर OP की जगह पर आप R लिखिए। वेक्टर लिखना है वेक्टर OA, तो अभी आप देखिए तो ऊपर में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा था। क्या लिखा था? आप ज़रा यहाँ देखिए, किसी भी वेक्टर को लिखना है तो मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, गॉट इट। तो अब आप यहाँ से देखना वेक्टर OA की अगर बात कीजिएगा तो वेक्टर OA की मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी? इसकी मैग्नीट्यूड को मॉडुलस ऑफ OA कह दीजिए, और यूनिट वेक्टर I आ गया क्योंकि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर आपको वेक्टर OB लिखना है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ OB और इसको यूनिट वेक्टर J से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि OB हमारा कौन सी एक्सिस में? Y, और Y के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कितनी होती है? J होती है। लिख दिया हम लोगों ने। अब ज़रा आप आगे आइए, तो वेक्टर R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? वेक्टर OA की वैल्यू तो x है, आप देखना तो यही ना वेक्टर OA की वैल्यू हो जाएगी जो कि x से दिखाई गई है, और वेक्टर OB की वैल्यू को हम लोगों ने किससे दिखा दिया है? y से दिखा दिया है। लिख दिया मैंने, ये xi प्लस कितने आ गए? yj। इसीलिए हम लोगों ने बुक में अक्सर लिखा हुआ देखा होगा कि किसी भी वेक्टर को i और j के कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, वेक्टर R इज इक्वल टू xi प्लस yj। हमारे ख्याल से इतना क्लियर होगा आप लोगों को, कोई इशू नहीं होगा। ओके, अब ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल PAO की तरफ आइए। PAO की तरफ आइएगा तो अगर मैं PA की बात करूंगा तो ये भी तो y के इक्वल हो जाएगा ना रेक्टेंगल से, तो ये PA लेंथ भी हमारी y के इक्वल आ गई। अब बताइए तो क्या यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं? कीजिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। चलिए लिखते हैं। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिए, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। आप ऊपर में देख सकते हो, है ना। अब ज़रा ध्यान देना, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है? R। OA की वैल्यू कितनी है? x। PA की वैल्यू कितनी है? y। तो जब हम लोगों को लिखना होगा तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखा जाएगा। हेंस वेक्टर R इज इक्वल टू, अगर हम लोगों को लिखना है तो वेक्टर R इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हम लोग वेक्टर R के लिए दिखा सकते हैं कि वेक्टर R को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आसानी से समझ गए? किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई? वेरी गुड। अब ज़रा देखिए, इसी में मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ, है ना। यस, चलिए फर्दर आगे ध्यान दीजिएगा, है ना। हम लोगों ने उसी फिगर को यहाँ नीचे कॉपी कर लिया है। मान लीजिए कि ये जो वेक्टर आर है ना, ये वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है। सपोज वेक्टर आर जो है हमारी वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल की फॉर्मेशन कर रही है। तो अब वेक्टर आर की अगर हमें डायरेक्शन देनी है तो डायरेक्शन के लिए tan थीटा का यूज़ किया जाता है, ये आप लोगों को मालूम है। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन की बात करूँगा, फॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की बात कीजिए, वेक्टर आर की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप यहाँ से tan थीटा यूज़ कीजिए। तो ज़रा बताइए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर y हो गए और बेस x हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं ना y बाई एक्स आ जाएंगे। तो अब आप बता दीजिए, अगर थीटा लिखना होगा तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखिएगा? tan इनवर्स y बाई एक्स। ये हमारा थीटा के लिए एक्सप्रेशन आ गया। कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं ना? चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आइए इस फिगर, तो वापस आ जाते हैं हम लोग अपने उसी राइट एंगल ट्रायंगल PAO में।
तो यहाँ से अब साइन थीटा और कॉस थीटा की एक्सप्रेशन लिखनी है। तो अगर मुझे कॉस थीटा लिखना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस थीटा लिखने के लिए बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो बेस तो आपका थीटा के लिए एक्स है, हाइपोटेन्यूस आर है, तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, आर कॉस थीटा। इसी तरह से अगर मुझे साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर वाई हैं, हाइपोटेन्यूस आर हैं, तो बता दीजिए वाई इज इक्वल टू कितने नज़र आ रहे हैं, आर साइन थीटा नज़र आ रहे हैं। ये जो दो एक्सप्रेशन है ना हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये दोनों बहुत ही ख़ास एक्सप्रेशन है। देखिए किस मायने में, तो y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा, कैसे, मैं अभी बताता हूँ किस तरह से ये स्पेशल है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको x कॉम्पोनेंट आया ना और x की वैल्यू आर कॉस थीटा है, तो चलिए मैं थोड़े देर के लिए इधर अब लिख देता हूँ कि ये भैया आर कॉस थीटा होगा, और y वाला जो पार्ट है तो इस पार्ट को मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। तो यहाँ से ये इस मायने में इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ते हैं, जैसे ये वेक्टर आर था हमारा, इस वेक्टर आर को हमने दो डायरेक्शन में तोड़ा, एक एक्स है और अगला डायरेक्शन हमारा वाई है, तो जिस लाइन के साथ थीटा बनता है ना वहाँ पर हमेशा कॉस थीटा वाली कॉम्पोनेंट आती है। तो वेक्टर आर की यहाँ पर आर कॉस थीटा कॉम्पोनेंट आ जाएगी, और जो लाइन बच गई, जो परपेंडिकुलर लाइन बच गई, वहाँ पर आर साइन थीटा वाली कॉम्पोनेंट आ जाएगी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। किसी भी वेक्टर की कॉम्पोनेंट लिखनी है, उसके किसी पार्ट को लिखना है, तो वो वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगी उस लाइन पर ऑलवेज कॉस थीटा वाली पार्ट लिखी जाएगी। अगर वेक्टर आर है तो आर कॉस थीटा वहाँ लिखा जाएगा जिस लाइन के अलॉन्ग ये थीटा एंगल बनाया है, और जो अगला परपेंडिकुलर लाइन बच गया ना वहाँ पर कौन सा पार्ट लिखाएगा, आर साइन थीटा। छोटी सी बात है, याद रखा जा सकता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ही बढ़िया हम लोगों ने समझ लिया। तो देखिए इसको अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ओके, देखिए रिजोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें मैंने आपको समझाई। ये है आपका टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का। किसी वेक्टर आर को अगर हम लोगों को रिजॉल्व करना है, ये वेक्टर आर है हमारे पास, है ना, इसको दो परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ना है, एक्स और वाई में। तो यहाँ से वेक्टर आर लिखने के लिए हमारे पास पहला रिजल्ट आ गया एक्स आई प्लस वाई जे। अगर इसकी वैल्यू लिखनी है, एक्स आई प्लस वाई जे ये वेक्टर फॉर्म में है, और अगर इसकी वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू आपका यहाँ से दिया जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन लिखना है तो डायरेक्शन के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखिएगा वेक्टर आर की अगर बात हो रही है ना, तो वेक्टर आर के दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट आपका जिस लाइन के अलोंग आर अगर थीटा बनाती है तो वहाँ पर कंपोनेंट आर कॉस थीटा आएगा, और जो परपेंडिकुलर लाइन बच गई वहाँ पर कंपोनेंट आर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स एंड वाई है ना हमारा, इसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहा जाता है। तो ये कंपोनेंट आपका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस आप लिख सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर मैं इसी की बात करूँगा ये वाले पार्ट की, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ओके, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। चलिए अब हम लोग सीखते हैं न्यूमेरिकल से। जो चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं उन सारी चीज़ों को न्यूमेरिकल के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। यस, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है। क्या क्वेश्चन है ज़रा देखना भी। वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j दिया गया, वेक्टर बी इज इक्वल टू 5i प्लस 4j दिया गया। तो हम लोगों को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देने हैं। पहला क्वेश्चन है a प्लस बी का, दूसरा है 2a प्लस 3b, और तीसरा है 4a माइनस 5b का। चलिए इसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो सबसे पहले आप आ जाओ वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या दिए गए हैं, 3i प्लस 2j। एकदम देखना बड़े ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन में कुछ खास तो है नहीं। वेक्टर बी इज इक्वल टू 5i प्लस 4j। ओके, अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूँगा, आपको पहला क्वेश्चन ए प्लस बी नहीं लेना है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो बताइए तो वेक्टर ए कितने आ गए हैं, 3i प्लस 2j आ गए हैं, प्लस वेक्टर बी कितने दिए गए हैं, 5i प्लस 4j। लिख दीजिए। तो अगर मैंने यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कह दिया तो बताइए ये कितने आ जाएंगे, 8i प्लस 6j आ जाएंगे ना। ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब मैग्नीट्यूड निकालना है इसी वेक्टर का,
तो मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस देते हैं ना, तो अगले स्टेप में आपको मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी देना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, अभी आपको मैंने सिखाया था कि अगर कोई वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे दिया गया है, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जिसे सिंपली r भी कहते हैं, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो आप बताइए, जो i के साथ है वो x है और जो j के साथ है वो y है। तो यहाँ से अगर लिखोगे तो ये 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आएगा ना, तो ये कितने आ जाएंगे 64 प्लस 36, तो ये कितने आ जाएंगे 100, और 100 की रूट कितनी आ गई 10। तो इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 10 यूनिट है। फर्दर मैंने आपको डायरेक्शन के लिए भी लॉजिक दिया था कि जब आप डायरेक्शन की बात कीजिएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स लेते हैं, और अगर हम लोगों को थीटा देना होता है तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स आ जाता है। अब आपको मान लिया जाए कि a प्लस बी की डायरेक्शन देनी है, तो आप यहाँ से लिखिएगा ना, फॉर डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब बताइए तो y क्या हो जाएगा, यहाँ जो j के साथ है वही ना y कहलाएगा, और जो i के साथ है वो x कहलाएगा। तो y कॉम्पोनेंट 6 आ गए, x कॉम्पोनेंट 8 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, tan इनवर्स 3/4 लिखिएगा। थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाई दे रहा है ना, तो थीटा अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू आप जानते हैं ये कितनी आती है, ये 37 डिग्री आती है, क्योंकि tan 37 की वैल्यू 3/4 होती है। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। आसानी से हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन को मेंशन कर सकते हैं, किसी तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े ही आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए एक चीज़ तो हो गया। दूसरे केस पर बात करते हैं, 4a माइनस 5b। मान लीजिए तीसरा वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन थर्ड, ये कितने दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 4a माइनस 5b। तो बताइए 4 और वेक्टर a की वैल्यू कितनी है, आप क्वेश्चन में देखिए तो 3i प्लस 2j है, और b की वैल्यू 5i प्लस 4j है। तो आप एक काम कीजिए, a की वैल्यू लिखिए 3i प्लस 2j माइनस 5, और वेक्टर b की वैल्यू की अगर बात कीजिएगा तो ये दी गई है 5i प्लस 4j। हम लोगों ने इतना लिख दिया। अब बताइए ये कितने आ जाएंगे, 12i प्लस 8j आ जाएगा, माइनस ये कितने आ गए 25i माइनस 20j आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, 12i में 25 लेस कीजिए तो ये माइनस 13i आ गए, 8j में 20j लेस कीजिएगा तो ये माइनस 12j आ जाएंगे। गुड। तो हमारे पास अगर बात किया जाएगा 4a माइनस 5b वेक्टर की, तो ये आ जाएगा माइनस 13i माइनस 12j। ये वेक्टर फॉर्म में ये आंसर हो गया। मान लीजिए इसकी मैग्नीट्यूड देनी है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस ऑफ 4a माइनस 5b का यूज़ कर सकते हैं आप। जब आप मॉडुलस लिखिएगा तो i के अलोंग माइनस 13, आप प्लस 13 भी लिखिए, स्क्वायर का तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही ना होने वाला है, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, अभी यही ना लिखा था मैंने। यहाँ से रिजल्ट देखिएगा तो अगर r की वैल्यू xi प्लस वाई जे है तो मॉडुलस ऑफ r क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख दिया मैंने। अब बताइए 13 के स्क्वायर की अगर बात की जाएगी तो ये कितने आ गए 169, 12 के स्क्वायर की बात कीजिएगा तो 144। यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 313 आ गया, तो ये अंडर रूट 313 ही आंसर आ गया। अब अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, फॉर डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए आप tan थीटा दे दीजिए, और tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है ना। तो अब यहाँ बताइए y कॉम्पोनेंट कितने हैं -12, x कॉम्पोनेंट क्या है -13। तो यहाँ से अगर आप थीटा लिखिएगा तो थीटा इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे tan इनवर्स -12 बाई -13, ये आ गए। अब आप यहाँ से माइनस और माइनस हटाइएगा मत, ओके, क्योंकि अगर आप इन दोनों को माइनस में रख रहे हैं तो इससे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये जो थीटा है ना, ये थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसको थोड़ा सा भी मैं इलेबोरेट कर देता हूँ तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यस, चलिए शुरू करते हैं। एंगल के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिखाए गए हैं A B C और D।
ए की कोऑर्डिनेट दिखाई गई है 4 3, बी की कोऑर्डिनेट दिखाई गई है -4 3, सी की कोऑर्डिनेट मैंने दिखा दिया है -4 -3 और डी की कोऑर्डिनेट मैंने दिखा दी है 4 -3। तो ये 4 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ से, है ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ओके, चलिए अगर मैं ओरिजिन से ए को मिलाऊंगा तो ये वेक्टर ए की बात होगी ना, तो मैं वेक्टर ओ ए के लिए आ जाता हूँ। ओरिजिन से मैंने पॉइंट ए को मिला दिया। ओके, ये मैंने वेक्टर ओ ए की बात कर ली। तो आप देखना, तो ये पॉइंट ए आपका कौन से क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट के नेचर से आप जानते हैं ये वाली जो क्वाड्रेंट हो जाएगी ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाती है। ओके, अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो ये क्वाड्रेंट हमारी सेकंड क्वाड्रेंट के कैटेगरी में आएगी, ये क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट की कैटेगरी में आती है और ये क्वाड्रेंट हमारी क्या आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट की कैटेगरी में आती है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कीजिएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल थीटा है, अगर मैं इस एंगल को यहाँ से थीटा डिफाइन करता हूँ तो थीटा आपका 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए यही एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इसी एंगल की वैल्यू 180 से 270 के बीच में आएगी और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इसी एंगल की वैल्यू 270 से 360 के बीच में आएगी। ओके, तो सबसे पहले मैं वेक्टर ओ ए की बात करूँगा। अगर मैंने इसे ओरिजिन मान लिया तो यहाँ से देखिएगा, जब आप वेक्टर ओ ए लिखते हैं तो बताइए ये वेक्टर ओ ए क्या लिखेगा, एक्स आई प्लस वाई जे। तो यहाँ x कॉम्पोनेंट 4 है और y कॉम्पोनेंट 3 है, तो ये 4i प्लस 3j आ जाएगा। जब आपको tan थीटा यहाँ से लिखना होगा वेक्टर ओ ए के लिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखिएगा 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखिएगा tan इनवर्स 3/4। यहाँ जो थीटा आया है ना, ये थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में है, ये थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आप यहाँ लिखिए थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, डेट्स इट, हो गया हमारा। अगले कंडीशन में आते हैं। अगला कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है हम लोग वेक्टर ओ बी की तरफ बढ़ते हैं। ये वेक्टर आप ले लीजिए, बताइए ये वेक्टर हमारा ओ बी नहीं कहलाएगा, तो वेक्टर ओ बी हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अब अगर मेरे को वेक्टर ओ बी लिखना है तो बताओ, इसमें तो x माइनस में ना आ गया, तो x माइनस में आ गया तो -4i प्लस क्या लिखिएगा 3j लिखिएगा, आसानी से लिख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से tan थीटा लिखता हूँ अब, तो tan थीटा इज इक्वल टू y/x, y कॉम्पोनेंट है 3 और x कॉम्पोनेंट है -4, तो आपका 3/-4 आ गया। तो जब आपको थीटा लिखना होगा ना, तो थीटा इज इक्वल टू आप इतना ही छोड़ देना, 3/-4 ही छोड़ देना। जो टर्म पॉजिटिव में वो पॉजिटिव में ही रखना, जो नेगेटिव में उसे नेगेटिव में ही रखना, छेड़ना नहीं है। अब यहाँ से पता है क्या बन जाएगा, ये जो थीटा है ना हमारा, ये थीटा आ जाएगा थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि हम लोग सिंपल अलजेब्रा में तो ऐसा पढ़े थे, 3/-4 को -4/3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बचते हैं ऐसा लिखने से। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सेकंड, इसको -3/4 ऐसा लिख सकते हैं, -3/4, लेकिन ऐसा कन्वर्जन लिखने से बचेंगे, क्योंकि जब आप -3/4 लिखोगे ना, तो अब बताओ, तो अब y कॉम्पोनेंट किस में आ जाएगा, नेगेटिव में, और x कॉम्पोनेंट किस में, इसीलिए ऐसा नहीं लिखा जाता है, बचते हैं ऐसा लिखने से। हमारे पास जो जिस फॉर्म में दिया गया है उसी फॉर्म में लिखकर छोड़ देंगे, ताकि थीटा की सही जानकारी हम लोगों को मिल सके। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि अब ओ से सी की तरफ आते हैं, तो ये वाले वेक्टर की तरफ अब आप आ जाइए, ये हमारा वेक्टर ओ सी कहलाएगा, है ना। तो अगर मैं वेक्टर ओ सी की बात करता हूँ तो बताइए, इसमें x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, तो ये कितने आ जाएंगे, -4i -3j। और यहाँ से अगर आपको tan थीटा लिखना होगा तो y/x से -3/-4 लिखेंगे आप, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स -3/-4, ऐसा ही लिखिएगा। माइनस माइनस काट कर ऐसा मत लिखने की गलती कर दीजिएगा, tan इनवर्स 3/4, क्योंकि अगर आप 3/4 लिखिएगा तो इससे थीटा चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन क्योंकि पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पता चलना ना चाहिए कि पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का है, थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसीलिए हम लोग साइन को रहने देते हैं। और यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो हमारा लाई करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट पॉइंट आपका बच गया,
तो बताइए तो लास्ट वाला वेक्टर कौन सा बच चुका है हमारा, ओ से डी। तो एक काम करते हैं, ओ से डी को ज्वाइन कर देते हैं, यही हो गया हमारा वेक्टर ओ डी की अगर बात कर ली जाएगी तो। ये मैंने वेक्टर ओ डी ले लिया है ना। तो जब आप वेक्टर ओ डी की बात कीजिएगा तो बताइए ये कितने दिखाई दे रहे हैं, वेक्टर ओ डी ये आपको 4i-3j दिख रहा है ना। तो 4i-3j है, तो अब अगर आप tan थीटा लिखिएगा तो y/x से ये -3/4 लिखाएगा। तो अगर थीटा लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो tan इनवर्स -3/4 ऐसा लिख दिया। अब यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा क्या, कि ये जो थीटा है ये थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 4th क्वाड्रेंट में है। ओके, तो यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि थोड़ा जब आप मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो मैथमेटिक्स पढ़ने पर आपको और अच्छी तरह से अंदाज़ा लग जाएगा कि एंगल जब किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में बनती है तो वहाँ पर एंगल की वैल्यू को किस तरह से निकालते हैं। फिलहाल फिजिक्स के नज़रिए से इतना ही हम लोग समझते हैं, डेट्स इट। ओके, कब थीटा फर्स्ट में है, कब थीटा सेकंड में है, कब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, कब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उसका अंदाज़ा ये इलस्ट्रेशन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से दिखाता है। ओके, तो आप यहाँ से लिख दीजिए इलस्ट्रेशन फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन को किस तरह से दिखाया गया है उसके लिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, वी हैव अ क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल मूव 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, then 3 meter towards north and then 2 meter towards west. Find distance moved by particle, displacement of particle. तो समझते हैं, मान लीजिए पार्टिकल ए से स्टार्ट कर रहा है और ए से स्टार्ट करता है तो पहले ये ईस्ट डायरेक्शन में जो है ना वो 6 मीटर जाता है। तो आप अगर पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करोगे तो ईस्ट में 6 मीटर चला गया। फिर कहता है कि 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जाता है। तो अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन की बात करूंगा तो यहाँ से ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो लिया, कितना हो लिया, 3 मीटर। तो बी से सी आप मान लीजिए ये 3 मीटर हो लिया। ओके, और फिर कहता है कि 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट जाता है। तो अब ये 2 मीटर बैक आ गया और बैक आने के बाद 2 मीटर आपका वेस्ट में आ गया सी से डी के लिए। आपको पता क्या करना है, डिस्टेंस पता करना है और डिस्प्लेसमेंट पता करना है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँगा, डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपका क्या होता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ को ही ना डिस्टेंस कहते हैं। तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ हमारा हो जाएगा, है ना। और एक्चुअल पाथ लेंथ अगर आपको निकालना है तो ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू ऐड कर दीजिए। तो 6 + 3 + 2 ये आ गया 11 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। सेकंड में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। इसके बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। देखिए ये लिख दिया मैंने। अब बताइए तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन क्या है, डी है। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या आएगा, ए से डी को मिलाइएगा तो यही ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो ये वेक्टर ए डी आ गया। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की अगर बात हो रही है तो आपको वेक्टर ए डी पता करना है। और वेक्टर ए डी जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। कौन कौन से वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, तो जितनी वेक्टर आपकी दिखाई गई है, फर्स्ट वेक्टर है आपकी ए बी, सेकेंड वेक्टर है हमारी बी सी और थर्ड वेक्टर है सी डी। तो ए बी बी सी और सी डी मिलकर जितना इफेक्ट दे रहे हैं वो अकेला इफेक्ट आपका ए से डी तक ही ना गया है। तो इस अकेले इफेक्ट को ही तो रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर ये रिजल्टेंट आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहला रही है। अब आपको ए बी लिखना है तो देखिए बड़े ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं तो आप एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, डेट्स एक्स डेट वाई वाई। तो जो चीज़ें एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं उसे लिखने के लिए प्लस आई का यूज़ करेंगे, जो वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में है उसे लिखने के लिए प्लस जे का यूज़ करेंगे, और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए माइनस वाला यूज़ हो जाएगा, है ना। तो जब आपको वेक्टर ए डी लिखना है तो वेक्टर ए डी कैसे लिखेगा आप बताइए। तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत बढ़िया, याद है हम लोगों को, है ना। तो मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, 6 मीटर।
और ए बी जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ है, तो आप 6 को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोले तो आई के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 आई आ गया। अगर आपको बी सी वेक्टर लिखना है तो बताइए बी सी की वैल्यू क्या है, 3 मीटर, और आप देखिए ये कौन से डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो इसे अगर आपको लिखना होगा तो आप 3J लिखिएगा। अब आप सी डी वेक्टर की तरफ आइए, तो सी डी की वैल्यू है 2, लेकिन है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होने के कारण इसे 2 और माइनस आई लिख सकते हैं, है ना, लिख दिया। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए डी कितने आ जाएंगे, 6i प्लस 3J माइनस 2i, 6i माइनस 2i, आई को आई के साथ सॉल्व कीजिए, 4i प्लस 3J। इट मीन्स कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका आ जाएगा 4i प्लस 3J। अब आपको वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए मॉडुलस टर्म का यूज़ होता है, तो मॉडुलस ऑफ ए डी देना होगा, तो ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आप जानते हो, तो ये सॉल्व करने पर 25 आ गए ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी, यही हमारा आंसर आ गया। तो देख लीजिए कितने आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लिए जा सकते हैं हमारे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग। इस एग्जाम्पल में देखिए पार्टिकल आपकी ए से स्टार्ट कर रही है ना, कोई पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रही है 6 मीटर पर, फिर बी से वो सी की तरफ जाती है 4 मीटर पर, फिर सी से ये डी की तरफ जा रही है और ये 5 मीटर जा रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 53 डिग्री की एंगल बना रही है। फिर ये डी से सीधे वर्टिकल डायरेक्शन में ई की तरफ आती है और ये 12 मीटर आती है। फिर आपकी ये वेक्टर जो है ना ई से फाइनली एफ की तरफ अप्रोच कर रही है, जहाँ पर ई एफ की वैल्यू जो है, ये ई एफ की वैल्यू 10 मीटर है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको इस पूरे प्रोसेस में ए से एफ तक जाने के क्रम में पार्टिकल की डिस्टेंस पता करनी है और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पता करनी है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है ना, तो आप एक्चुअल पाथ लेंथ की बात कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, ये डिस्टेंस आ गया हमारा। ए बी है 6, बी सी है 4, सी डी की वैल्यू कितनी है 5, फिर उसके बाद डी ई की वैल्यू क्या है 12 और ई एफ की वैल्यू क्या है 10। अब यहाँ से देखिए तो क्या लिख सकते हैं, 6 4 10, 10 5 15, 15 एंड 10 25, 25 10, 35 एंड 37 मीटर। तो ये हमारे 37 मीटर आ जाएंगे, ये डिस्टेंस आ गए। बात अगर डिस्प्लेसमेंट की करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, है ना, तो मैं आपको बताऊं, डिस्प्लेसमेंट हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाने से जो वेक्टर डिफाइन होता है उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। तो आपका इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन एफ है, तो ए से एफ को ज्वाइन कीजिए, तो ये वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो ये वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई एफ, ये इन 5 का रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब बताइए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ए एफ की बात करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट ए एफ कितने आएंगे, ए बी, तो वेक्टर ए बी तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। आप देखिए ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, तो वेक्टर ए बी को अगर हम लोगों को लिखना है तो ये डायरेक्ट 6i लिखा जाएगा। वेक्टर बी सी को लिखना है तो ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये 4j लिखा जाएगा। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, ए बी के लिए लिख देते हैं 6i, बी सी के लिए लिख देते हैं 4j। लेकिन बात अब करते हैं सी डी की, तो यहाँ से ये जो है हमारा सी डी आ गया। ओके, तो अब देखिए अब सी डी को किस तरह से लिखा जाएगा। यस, देखिए इतनी चीज़ें आ गई, तो हम लोगों ने ए बी और बी सी लिख दिया है। ए बी आपका क्या लिखा गया है, तो ए बी हमारा 6i लिखा गया है, बी सी लिखा गया 4j। लेकिन सी डी की बात कीजिए तो अरे तेरी, ये तो सी डी में हम लोगों का क्या हो गया, तो एक्स एक्सिस के साथ ये 53 डिग्री की एंगल बना रही है। अब ये प्योरली ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए क्या पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले आप ये सीखे थे, रिजोल्यूशन की हम लोगों ने बात की थी, याद है, ये वाला देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है
तो जिस लाइन के साथ थीटा बनाता है वहाँ पर आर कॉस थीटा आता है और अगली लाइन पर क्या आता है, आर साइन थीटा आता है। तो इसी चीज़ को अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। आप ये देख सकते हो ना, सी डी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो यहाँ पर मैं ये एक्स एक्सिस दिखा देता हूँ और यहाँ से मैं वाई एक्सिस दिखा देता हूँ। दिख गया है ना। तो ये दो कंपोनेंट हम लोगों को दिख गए। तो अब आप सी डी को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो मैं वो वेक्टर सी डी के लिए आता हूँ। फॉर वेक्टर सी डी, तो यहाँ से अगर आप ध्यान देना तो सी डी एक्स के साथ है और 53 डिग्री की एंगल पर है। तो बताइए, तो सी डी का एक्स कॉम्पोनेंट कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू है 5। तो जब आप एक्स कॉम्पोनेंट लिखिएगा तो ये 5 के कितने पार्ट आ जाएंगे, फिर कॉस 53 डिग्री। और यहाँ पर अगर आप वाई कॉम्पोनेंट की बात कीजिएगा तो ये 5 के कितने पार्ट आ जाएंगे, साइन 53 डिग्री आ जाएंगे। तो अगर मुझे सी डी के लिए एक्स कॉम्पोनेंट की बात करनी है तो एक्स कॉम्पोनेंट 5 कॉस 53 डिग्री है। तो 5 इंटू कॉस 53 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 3/5। तो ये 3 आ गए। और अगर मेरे को वाई कॉम्पोनेंट की बात करनी है तो वाई आ गया 5 और ये कितने आ जाएंगे, साइन 53 डिग्री। तो 5 इंटू साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5, कैंसिल कीजिए तो ये क्या आ गए, 4 आ गए। तो जब मेरे को वेक्टर सी डी लिखना होगा तो बताइए, किसी भी वेक्टर को अगर लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी वेक्टर है तो नॉर्मली उसे एक्स आई प्लस किस फॉर्म में लिखते हैं, वाई जे के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब बताइए, सी डी को भी तो हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ दिया है, एक्स और वाई के फॉर्म में तोड़ दिया। तो ये आपका एक्स आई प्लस वाई जे के फॉर्म में आसानी से लिखा सकता है। तो एक्स कॉम्पोनेंट है 3, तो वेक्टर सी डी को आप लिखिएगा 3i प्लस 4j के फॉर्म में। तो चलिए सी डी हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो आपने ए बी रख दिया, ए बी कितना रख दिया, 6i, देखिए रख दिया ना। बी सी भी आपने रख दिया, बी सी कितना रख दिया, 4j रख दिया। सी डी अब आप निकाल चुके हैं, सी डी कितना निकाला है ज़रा देखिए। तो सी डी आपने निकाला है 3i प्लस 4j। तो आप एक काम करो, यहाँ पर सी डी रख दो। सी डी के लिए आप रख सकते हो 3i प्लस 4j, ये सी डी हो गए। फिर अब आप आ जाओ डी ई, तो ये बताना, तो डी ई आपका नेगेटिव वाई एक्सिस में है, नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है और ये 12 मीटर आ रहा है। तो जब मेरे को डी ई लिखना होगा तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, 12 नेगेटिव वाई एक्सिस में होने की वजह अगर -j लिख दिया। एंड फाइनली आपको बच गए वेक्टर ई एफ। तो अब आपको वेक्टर ई एफ के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो प्लस ई एफ कितने आएंगे उसे हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए ई एफ पर बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को एक्सिस दिखानी है तो बताइए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। तो ई एफ के लिए आते हैं, एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, फॉर वेक्टर ई एफ वेक्टर की बात कीजिए। तो बताइए, तो एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, ई एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, 10। और आप जानते हैं ना कि जिस लाइन के साथ एंगल बना वहाँ पर कॉस आएगा। तो ये 10 कॉस 37 डिग्री और अगली लाइन पर क्या आ जाएगा, 10 साइन 37 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से रख सकते हैं 10 इंटू कॉस 37 डिग्री, ये एक्स कॉम्पोनेंट आ गया 10। कॉस 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है, तो 5 टू 10 ये आ गए 8। और अगर मेरे को y लिखना है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 साइन 37 डिग्री। तो 10 इंटू साइन 37 की वैल्यू क्या आती है, 3/5। तो 5 टू 10 ये हमारे पास 6 मीटर आ गए। तो इस तरह से x कॉम्पोनेंट 8 मीटर, y कॉम्पोनेंट 6 मीटर। नाउ अगर अब आपको वेक्टर फॉर्म में ई एफ को लिखना है तो वेक्टर ई एफ क्या आएगा, आप देखना, तो एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव में गया है और वाई एक्सिस भी आपका नेगेटिव में गया है। तो दोनों एक्सिस हमारा नेगेटिव साइड में है। तो इसलिए जब मेरे को एक्स आई प्लस वाई जे का फॉर्म लिखना होगा तो एक्स कॉम्पोनेंट है 8, नेगेटिव में होने की वजह कर -i, वाई कॉम्पोनेंट है 6, नेगेटिव में होने की वजह कर -6j। तो इस वे में अगर मेरे को वेक्टर ई एफ लिखना होगा तो ये -8i -6j लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, -6j लिख सकते हैं। ओके, अब आप आइए, ई एफ मिल जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर ई एफ लिख सकते हैं। तो वेक्टर ई एफ कितने आ गए, तो वेक्टर ई एफ आ गया -8i -6j, इतने आ गए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए वेक्टर ए एफ के लिए। सपोज़ ये इक्वेशन 1 आ गया, तो इक्वेशन 1 से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए फ्रॉम 1, चलिए इक्वेशन 1 को एक बार फिर से रीअरेंज कर देते हैं। ए एफ,
ए एफ इज इक्वल टू अगर लिखना है तो क्या आएगा 6i प्लस 4j प्लस 3i प्लस 4j। तो लिखिए 6i प्लस 4j प्लस 3i प्लस 4j प्लस 12 इंटू माइनस जे, यही था ना, फिर प्लस माइनस 8i माइनस 6j प्लस माइनस 8i माइनस 6j। बताइए वेक्टर ए एफ कितने मिल जाएंगे? वेक्टर ए एफ मिल जाएंगे, आई को एक साथ कंसीडर कीजिए। बताइए 6i प्लस 3i 9i, 9i माइनस 8i, तो ये तो आई आ गया, तो ये कैलकुलेट होकर आई आ गया। अब जे को आप कैलकुलेट कीजिए तो 4j प्लस 4j 8j, 8j माइनस 12j, तो माइनस 4j माइनस 6j माइनस 10j। तो जब मुझे लिखना होगा तो ये माइनस 10j लिखेंगे, तो आई माइनस 10j। तो पता ये चला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आ गया तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई माइनस 10j आ गया। और जब इसकी वैल्यू की बात की जाएगी कि वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो अंडर रूट आई के आगे क्या है 1 है ना। हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि वेक्टर अगर एक्स आई प्लस वाई जे में लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू को किस में दिखाते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। आई के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो एक्स कहलाता है। तो यहाँ आई के साथ 1 है ना, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कितने आ जाएंगे 100। तो इस तरह से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा 101 मीटर आ जाएगा स्क्वायर रूट में। बताइए क्लियर है? तो अगर आपको वेक्टर का आइडिया है तो वेक्टर का आइडिया होने पर इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको नज़र आने वाला है ना, वो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाता है। चुटकियों में कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी आंसर नहीं, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हो, बट क्वेश्चन की पूरी कोर आपको समझ में आ जाएगी कि आपको जाना कैसे है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन के नज़रिए से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, यस, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर पता करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया, तो आपके पास 3 वेक्टर है, ए बी बी सी और ए बी सी डी और ई एफ। तो ध्यान दीजिए ए बी वेक्टर पर आते हैं। ओके, वेक्टर ए बी हमारा कुछ इस तरह का दिया हुआ आप देख सकते हो, है ना। ए बी, ये बताओ ए बी की लेंथ कितनी है 15 मीटर। ये ए बी एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 53 डिग्री की एंगल बनाती है, तो ये एंगल 53 डिग्री हो गई। तो मैं यहाँ से वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। तो अब इस ए बी के 2 कॉम्पोनेंट आ जाएंगे। ओके, अगर बात एक्स कॉम्पोनेंट की आएगी तो 15, मैंने बताया था ना जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वहाँ पर कॉस कॉम्पोनेंट आता है, तो 15 कॉस 53 डिग्री। और यहाँ पर बात की जाएगी तो ये आ जाएगा 15 साइन 53 डिग्री। देखिए आमतौर पर मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो 53 डिग्री और 37 डिग्री पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान है। क्वेश्चन पूछने के लिए तो आपको किसी भी एंगल पर पूछा जा सकता है, आपको 45 डिग्री पर पूछा जा सकता है, आपको 60 डिग्री पर पूछा जा सकता है, 30 डिग्री पर पूछा जा सकता है। तरीका यही रहेगा, कैलकुलेशन आपको वहाँ पर करना होगा तगड़ा, तो कैलकुलेशन कम करना पड़े, इसीलिए हम लोग कम टाइम में निपटाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन सेट कर देते हैं जो आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। अब ज़रा मेरे को देखिए यहाँ पर 15 cos 53 डिग्री है, तो मान लीजिए कि अगर मेरे को ए बी का एक्स कॉम्पोनेंट लिखना है तो एक्स कॉम्पोनेंट 15 cos 53 डिग्री आ गया। अगर आप लोगों में अभी भी कुछ लोगों को 53 डिग्री और 37 डिग्री की वैल्यू लेने में दिक्कत होती है तो ज़रा आप इस ट्राइंगल को याद रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई बार मैंने क्लासरूम में भी आपको समझाया है, आप यहाँ से इसको ध्यान दे सकते हो। ओके, क्या है ये मैं बताऊँ। जैसे ये एक ट्राइंगल आपके पास कॉमन है 3, 4 एंड 5 वाला, है ना, ये 90 डिग्री आ गए, ये इत्तेफाकी कह लो। 5 और 3 का कॉम्बिनेशन देखो, जब आप इस एंगल को मेज़र करोगे ये 53 डिग्री आएगा, और इस एंगल की बात कीजिएगा ये 37 डिग्री आएगा। प्रोट्रैक्टर से मेज़र कर आप देख लेना, ठीक है। अब आप जानते हो 37 और 53 डिग्री के लिए लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको साइन 37 डिग्री लिखना है तो ये p/h होता है। 37 के लिए परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूस 5 आ गया। इसी तरह से अगर मैं cos 37 की बात करूँगा तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस, tan 37 की बात करूँगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, और 53 डिग्री पर आप आ जाइए तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस 4/5,
cos 53 डिग्री की बात कीजिएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज 3/5 एंड tan 53 डिग्री की बात कीजिएगा परपेंडिकुलर बाई बेस 4/3। इस तरह से आप वैल्यू दे सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बताइए अगर आपको x कॉम्पोनेंट लिखना है तो 15 और cos 53 डिग्री क्या आता है 3/5 आता है। आप यहाँ से 3/5 लिखिए, 5 3 15 तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 मीटर। और अगर आपको y लिखना है तो y इज इक्वल टू 15 साइन 53 डिग्री आ जाएगा। 15 साइन 53 डिग्री कितना आ जाएगा बताइए, तो ये 4/5 आ गया। 5 3 15 तो ये तो 12 मीटर आ जाएंगे। अब अगर मुझे वेक्टर ए बी लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में ए बी आपका क्या आएगा, x भी पॉजिटिव में है और y भी पॉजिटिव में है, देखिए है ना। जब दोनों पॉजिटिव में है तो प्लस आई और प्लस जे का फॉर्मेट रहेगा। तो ये हमारा 9i प्लस 12j मिल जाएगा, ये वेक्टर ए बी आ गया। अगर मैं वेक्टर सी डी की बात करूँगा तो ये वेक्टर सी डी डायरेक्ट नेगेटिव वाई एक्सिस में है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस में होने की वजह कर सी डी को मैं डायरेक्ट माइनस कितना लिख दूँ 8j, माइनस 8j लिख देता हूँ। अब बात करते हैं वापस अगले वेक्टर पर ई एफ पर। तो ई एफ नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री की एंगल बना रहा है ना। तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ ई एफ, ध्यान दीजिएगा डेट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये वेक्टर ई एफ हो गए। ओके, इसकी वैल्यू कितनी दी गई भाई 10 मीटर। तो ये वैल्यू 10 मीटर है और ये नेगेटिव एक्स के साथ 37 बना रहे। तो बताइए तो एक्स कॉम्पोनेंट अगर लिखना होगा तो ये 10 का कितना कॉम्पोनेंट यहाँ आ जाएगा cos 37 डिग्री। और वाई कॉम्पोनेंट की बात करेंगे तो ये हमारा वाई एक्सिस आ गया वाई कॉम्पोनेंट। तो यहाँ से ये कितने आ जाएंगे 10 साइन 37 डिग्री ना। तो आप यहाँ से साइन 37 लिख सकते हो, साइन 37 डिग्री। अब मेरे को x कॉम्पोनेंट अगर ई एफ का लिखना है तो ये आ जाएंगे 10 cos 37 डिग्री। तो 10 cos 37 डिग्री क्या आता है 4/5, 5 to 10 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 मीटर। और y कॉम्पोनेंट की बात करते हैं तो ये कितने आ जाएंगे 10 साइन 37 डिग्री। तो 10 एंड साइन 37 डिग्री 3/5। तो यहाँ से y कॉम्पोनेंट की अगर बात की जाएगी तो y कॉम्पोनेंट कितने आ गए 6 मीटर। नाउ अब अगर हम लोग इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर ई एफ लिखना चाहते हैं तो देखिए तो आपका एक्स एक्सिस भी नेगेटिव में चला गया है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव में आ गया है ना। तो दोनों नेगेटिव में है। तो अगर मुझे लिखना होगा तो ये -8i - 6j का फॉर्मेट लिख सकते हैं। डेट्स इक्वेशन 3 भी है। अब अगर हम लोग लिखेंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर ना चाहिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा अगर मैं बात करूँगा तो रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है ना, ये इन तीनों वेक्टर की समेशन को कहा जाएगा। जो वेक्टर आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, क्वेश्चन में कितने वेक्टर दिए गए हैं 3, ए बी सी डी और ई एफ, इन तीनों की एडिशन ही आपकी रिजल्टेंट है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर ई एफ। और अगर मुझे रिजल्टेंट देना है तो वेक्टर ए बी कितने आ गए 9i प्लस 12j। वेक्टर ए बी की जगह पर आप लिख दीजिए 9i प्लस 12j। वेक्टर सी डी कितने आए हैं -8j। तो वेक्टर सी डी की जगह पर आप लिख दीजिए -8j। और वेक्टर ई एफ कितने आ गए हैं, ये -8i - 6j है। हम लोगों ने ऐसा कुछ लिख दिया। तो अब अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर देना है तो ये बताइए i को i के साथ सॉल्व कीजिए है ना। तो 9i - 8i तो ये वापस i आ गया। तो यहाँ से i लिख दिया। फिर अब j को सॉल्व कीजिए तो 12i - 8j तो ये 4j आ गया। 4j - 6j तो 4j - 6j तो -2j। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -2j। तो अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड पता करनी है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, i के साथ 1 मल्टीप्लाई में है तो 1 का स्क्वायर, j के साथ -2 है तो -2 का स्क्वायर। ये कितने आ गए 1 + 4 तो ये √5 यूनिट आ गया। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे आ जाएंगे वो √5 मीटर आ जाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो अगर डायरेक्शन के सिलसिले में आप बात कीजिएगा तो डायरेक्शन क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट। वाई आपके क्या है -2 और एक्स है 1। तो
y का माइनस में आना, x का प्लस में आना, ये दिखा रहा है कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइनल वैल्यू गया है ना। तो आप यहाँ से थीटा इज इक्वल टू अगर लिखिएगा तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2/1। इट मीन्स थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा चला जाएगा। इज इट ओके? तो ये देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही नॉर्मल सा पैटर्न है। इस टाइप का पैटर्न आपको नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बुक में मिल जाएगा। SC वर्मा में भी ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। सिर्फ एंगल चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा, जाएंगे तो इसी तरह से जाएंगे, है ना। तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। पक्की बात, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, अभी तक जितनी बात हुई थी वो 2 डायमेंशन पर हुई थी, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही हम लोगों ने बात किया था। अब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि 3 डायमेंशन में क्या केस हमारा निकल कर सामने आता है। यस, देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब है कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो एक क्यूबाइड की फिगर हम लोगों ने ले लिया है तो ये क्यूबाइड, लेकिन अब यहाँ से हम लोग आसानी से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को आसानी से दिखा सकते हैं। कैसे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा समझिएगा, बताइए। तो ये आपका एक एक्सिस दिख रहा है यहाँ से, वेरी गुड। ये एक एक्स एक्सिस हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, एक्स एक्सिस। फिर यहाँ से ये वाली एक्सिस आप मान सकते हैं, यहाँ से एक एक्सिस हमारा आ गया इस डायरेक्शन में, और फिर एक एक्सिस आपका इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो मैंने इसको x मान लिया, किसी एक एक्सिस को आप y मान लो, किसी और एक एक्सिस को आप z मान लो, है ना। तो मैंने x, y, z 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आपको दिखा दिया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का सेंस ये हो गया कि x और y आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह से बात अगर की जाएगी तो z एक्सिस और x एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं हम लोग, तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, तो ये जो z एक्सिस है और फिर y एक्सिस है, ये भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कुछ इस तरह से ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ से मान लिया जाए कि मेरे को ये पॉइंट P दिया गया है, ये पॉइंट आप P मान लो, और इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट की अगर बात करते हैं तो x, y एंड z तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पर अवेलेबल हैं, ओके। और मैं इस पॉइंट को ज्वाइन, ऑरिजिन से पॉइंट P को ज्वाइन करता हूँ। सपोज़ ये पॉइंट हमारी ऑरिजिन है और ऑरिजिन से मैंने इस पॉइंट P को ज्वाइन कर लिया, तो ये आपका वेक्टर ड्रॉ हो गया ना। इसी वेक्टर को वेक्टर R कहेंगे, जिसे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P आप 3 डायमेंशनल स्पेस में भी कह सकते हो, ओके। तो अगर मैं यहाँ से वेक्टर OP लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, OP, तो ये OP क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P। P की कोऑर्डिनेट दी गई है x, y, z इन 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। ये हमारे पोजीशन वेक्टर हो गए। अब इसी पोजीशन वेक्टर के बारे में तो हम लोगों को पता करना है कि पोजीशन वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेक्टर को आप 3 एक्सिस के अलोंग तोड़ रहे हो, तो ये O हो गए। सपोज इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, डेट्स B, डेट्स C, D, E, F एंड G, ये पॉइंट मैंने यहाँ से मेंशन कर दिए। तो अब आप बताइए, ये OA एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ है ना, तो मैं OA लेंथ को किससे दिखा देती हूँ, जो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ है वो एक्स कोऑर्डिनेट को दिखा देगा, तो ये OA आपका एक्स आ जाएगा। वाई एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होगा वो वाई कोऑर्डिनेट दिखाएगा, तो OY हमारा क्या आ जाएगा, तो बेसिकली OY की बात करोगे तो ये OC की बात करोगे तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो गए, और अगर मैं OE की बात करूँगा तो ये OE हमारा Z कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस तरह से आपको X, Y और Z पता चल चुका है ना। तो अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूँगा तो 3 डायमेंशन में वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। कैसे, तो आप लिखिए, देखिए किस तरह से लिखा जा सकता है। इन 3 डायमेंशन वेक्टर R कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर आपको वेक्टर R लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा, ये आ जाएगा xi प्लस yj प्लस कितना आ जाएगा, z के आ जाएगा। इस तरह से हम लोग वेक्टर R को लिख सकते हैं। वेक्टर R को लिख दिया हम लोगों ने, और अगर आप इस वेक्टर R की वैल्यू की बात कीजिएगा ना इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ओके,
तो यहाँ से देखिए मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि वेक्टर आर की वैल्यू दिखानी है, तो वेक्टर आर की वैल्यू सिंपली आपको मिल जाएगी √x² + y² + z²। कोई परेशानी नहीं है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा क्यूबाइड का डायगोनल का, है ना। तो क्यूबाइड के डायगोनल वाला फार्मूला अप्लाई कर कर आप यहाँ से देख सकते हैं, दे सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। देख लीजिए क्यूबाइड का डायगोनल क्या होता है, √l² + b² + h²। ये तो वही है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ का काम हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हाइट का काम हो जाएगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेथ का काम आ जाएगा। तो √l² + b² + h² वाला ही तो ये फॉर्म हो गया जो क्यूबाइड का डायगोनल का फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा था। ये तो हो गया भाई, इसको मैंने बहुत ही शॉर्टकट में निपटा दिया। अब देखो इसको इलेबोरेट कैसे करेंगे, कैसे ये रिजल्ट आया, मैंने भी डायरेक्टली लिख दिया। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी इलेबोरेशन किस तरह से की जाती है। ओके यस, ज़रा इस फिगर को ध्यान दीजिएगा। इस फिगर में आप एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस की सेट की बात कीजिए। ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गया ना, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस मिलकर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाया है। आप देख सकते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, एक्स और जेड मिलकर ये बना दिया हमारा। तो इसी चीज़ को मैंने कुछ यहाँ से दिखाया। अगर आप इस पॉइंट P की बात कीजिएगा तो पॉइंट P से सीधे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया है तो ये परपेंडिकुलर कहाँ मिला है, F पर मिला है। तो चलिए मैं F पॉइंट को भी लोकेट कर देता हूँ यहाँ पर। सपोज़ ये वाली पॉइंट हमारी कौन सी पॉइंट हो गई, F पॉइंट हो गई। ओके, तो अब बताइए आप यहाँ से जो है ना, अगर मैं बात करूँगा तो इस पॉइंट P पर हाइट है और हाइट को हम लोग यहाँ y कोऑर्डिनेट से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये y हमारा हाइट के लिए लिया गया है। तो अब अगर मैं पॉइंट P के प्रोजेक्शन की बात करता हूँ जो कि डायरेक्ट आपका एकदम एक्स जेड प्लेन पर आता है, तो ये जो f है ना हमारा, ये f पॉइंट एक्स जेड प्लेन पर लाई कर रहा है। तो इसके लिए तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट ही रहेगा। तो मेरे को अगर इस पॉइंट f की कोऑर्डिनेट देनी होगी तो इसके पास x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट ही रहने वाला है, क्योंकि अभी इसके पास हाइट नहीं है। तो अब क्या किया मैंने, अब हमने क्या किया, ओरिजिन से इस f को ज्वाइन कराया। तो ओरिजिन से आप इस f को ज्वाइन करा दीजिए। और फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से हम लोगों ने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस को थोड़ा आगे ले जाना होगा। ओके, तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोगों को अगर आना है तो इस एक्स एक्सिस को थोड़ा सा मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, डेट्स इट, एक्स एक्सिस। तो बताइए ये आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना हमारा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। ये पॉइंट F है, फिर आपको मैंने ये भी लिख कर दिया होगा, ये वाला पॉइंट E कहला रहा और ये वाला पॉइंट A कहला रहा है। ओके, तो एक्स एक्सिस पर ये वाला पॉइंट A है और इस पॉइंट की बात करते हैं तो E हो गया। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना OEFA, ये पैरेललोग्राम है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं OEFA इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम आ गया तो क्या हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं यूज़ कर सकते हैं? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो डायगोनल वाली वेक्टर है, वेक्टर OF, ये वेक्टर OF क्या आएगी, OE + OA के इक्वल आ जाएगी। आप जानते हो OA की वैल्यू ये x हो जाएगी और OE की वैल्यू की बात करेंगे ये z हो जाएगा। तो अगर मुझे OF लिखना होगा तो ये OF इज़ इक्वल टू, आप क्या लिखिएगा, ये xi + zk, इतना लिख सकते हैं हम लोग OF के लिए। पक्की बात, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब सर आप ध्यान दीजिएगा, आगे फिर वापस इस फिगर पर आते हैं। हम लोगों को पॉइंट P पर आना है ना, पॉइंट P पर आना है। ये G नाम मैंने क्यों दे दिया, पहले से तो P मान चुके हैं। पॉइंट P पर अगर हम लोगों को आना है तो F से सीधे अगर हम लोग इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट P को दिखाता है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर F है ना, तो F से डायरेक्टली मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जैसे ही ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट P दिखाया और इसकी कोऑर्डिनेट हो गई XYZ। जब हाइट y नहीं था तो x और z कोऑर्डिनेट था, और जैसे ही हाइट हम लोगों ने ले लिया तो हाइट लेने के बाद y भी आ गया हमारा। अब ज़रा आप ध्यान देना, ओरिजिन हमारा पॉइंट P से ज्वाइन किया गया है ना, आप यहाँ से देखिए तो ओरिजिन को पॉइंट P से ज्वाइन किया है। तो यही काम हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ओरिजिन को पॉइंट P से ज्वाइन करा देते हैं। तो आप ज्वाइन कराइए पॉइंट P से, ये मैंने ज्वाइन करा दिया। और
ये मैंने एक और वेक्टर यहाँ से दिखा दिया। अब बताइए तो ये ट्रायंगल लॉ फॉलो करेगा, वेक्टर ओ एफ प्लस वेक्टर एफ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी। तो आपका ट्रायंगल ओ एफ पी में आ जाओ, इन ट्रायंगल ओ एफ पी। तो बताओ तो वेक्टर ओ पी अगर लिखना होगा तो वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू ये वेक्टर ओ एफ प्लस वेक्टर एफ पी मिलेंगे ना। वेक्टर एफ पी आपके अपवर्ड डायरेक्शन में है, वेरी गुड। अगर आप वेक्टर ओ पी की बात कीजिएगा तो ये ओ पी हमारा आर के इक्वल है। आप देखिए तो यहाँ से ये वेक्टर ओ पी दिखाई दे रहा है ना, तो वेक्टर ओ पी आपका आर हो जाएगा। और वेक्टर अगर एफ पी की बात कीजिएगा तो बताइए तो ये एफ पी किसके पैरेलल है, तो ये ओ सी के पैरेलल है। तो अगर मुझे वेक्टर ओ सी लिखना है तो ये जे एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये वाई जे आएगा। तो जब वेक्टर ओ सी वाई जे आएगा तो वेक्टर एफ पी भी तो वाई जे आएगा। पढ़ चुके हैं हम लोग इस तरह की चीज़ें। तो अब आप यहाँ से अगर लिखना चाहते हो तो वेक्टर ओ पी की जगह पर आर लिखो। वेक्टर ओ एफ आपको पहले से दिया गया है एक्स आई प्लस जेड के, और एफ पी की जगह पर अगर हम लोगों को लिखना है तो एफ पी की जगह पर वाई जे लिख दिया। तो इस तरह से हम लोगों को आ गया ना, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसी चीज़ को तो हम लोगों को शो करना था। जिस रिज़ल्ट को मैंने यहाँ पर समझाने के एतबार से डायरेक्ट लिखा था, इसी रिज़ल्ट की मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन दे दी कि ये रिज़ल्ट आता कैसे। अब आपके पास ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या है, मैं आपको बताऊँ। यहाँ से हम लोग अगर बात करते हैं कि OP की वैल्यू को किस तरह से निकाला जाएगा, तो OP की वैल्यू कैसे आएगी उस पर बात कर ली जाए, है ना। वेक्टर OF तो आपको पता है, वेक्टर OF की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर वेक्टर OF आपका एक्स आई प्लस जेड के है तो मॉडुलस ऑफ OF कितना आएगा। अगर मैंने यहाँ से मॉडुलस ऑफ OF की बात कर दी तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएंगे, वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ से मॉडुलस ऑफ OF की बात करूँगा तो ये तो हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब बताओ ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये जो OF है ना, ये OF धरातल पर डिफाइन हो रहा है, डेट इज़ बेस पर डिफाइन हो रहा है। और ये जो OP है ना, ये OP सीधे इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपका एक दूसरे के साथ 90 डिग्री की एंगल बना रहा है। और ये एंगल कुछ ऐसे बन रहा है, ज़रा इमेजिन कीजिएगा, ये 90 डिग्री है, 3 डायमेंशनल फिगर है भाई, कंफ्यूज्ड मत होना, ओके। ये इस तरह से है। अब देखो ये FP जो है ना उठा हुआ है, तो जब ऐसा है तो ये एक ट्रायंगल हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। OPF एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप यहाँ से लिखिएगा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OFP। तो OP आपका आ गया हाइपोटेन्यूस, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू, OP हाइपोटेन्यूस है क्योंकि ये 90 के सामने है, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस FP स्क्वायर आप लिख सकते हैं। OF स्क्वायर प्लस FP स्क्वायर, OP हमारा R है। और आप देखिए तो OF की वैल्यू यहाँ दी गई है, OF इज इक्वल टू क्या लिखा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर लिखिएगा तो ये आप लिखिएगा ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर आप FP की वैल्यू की बात करते हैं तो ये FP तो हमारा y के इक्वल आ गया है ना। यहाँ से बात अगर FP की जाएगी तो FP की वैल्यू y के इक्वल है, तो आप यहाँ से वाई स्क्वायर लिख देना FP की जगह पर। तो बता दीजिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर से रूट हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये कितने आ गए, वाई स्क्वायर आ गए। तो हेंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डैट इज़ आर की वैल्यू की बात की जाएगी तो आर इज इक्वल टू कितने आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा आर की वैल्यू आ गया। तो 3 डायमेंशन में वेक्टर को कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बड़ी ही आसानी के साथ हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। आई बात समझ में। तो शॉर्टकट के लिए बस आप ये वाला पेज ध्यान में रखना, ये कैसे पूरा इलेबोरेट होता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया। आप इस पेज को ध्यान में रखते हुए आगे इलेबोरेशन दे सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डील होती है, वो है डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं नेक्स्ट लिखना हूँ
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा? एकदम घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हम लोग डिफाइन कर लेंगे। देखिए ये 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस की तो गेम हम लोग समझ ही रहे हैं, समझ चुके हैं ना। तो यहाँ से ये एक्सिस हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। और मान लीजिए कि अगर कोई वेक्टर, यस मान लिया अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, ये वेक्टर मैंने कितना मान लिया, p, वेक्टर OP आप ले सकते हैं, जिसको मैंने R से दिखा दिया। तो ये हमारा x एक्सिस के साथ मान लीजिए अल्फ़ा एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, और अगर मैं z की बात करूँगा तो मान लीजिए z एक्सिस के साथ गामा एंगल की फॉर्मेशन करता है। तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा एंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं x y और z के साथ, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है मैं आपको बता दूं, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर OP कहते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर known as डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए कि पॉइंट P की कोऑर्डिनेट x y और z है। जब x y और z है तो मुझे पता है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आप याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको ये समझाया, आपने ये वाला केस समझा होगा कि अगर कोई वेक्टर R है और ये किसी लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल बनाती है, तो जिस लाइन के साथ अल्फ़ा बनाती है वहाँ पर आपका R cos अल्फ़ा आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो जिसके साथ एंगल बना वहाँ पर cos अल्फ़ा आएगा ही, ये हम लोग पढ़ चुके। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहा है कि x एक्सिस के अलोंग अगर मैं इसके लेंथ की बात करूँगा तो x एक्सिस के अलोंग लेंथ x हो गया। तो x जब हो गया तो बताइए, तो ये वेक्टर OP x एक्सिस के साथ अल्फ़ा बनाई है, तो x कॉम्पोनेंट क्या r cos अल्फ़ा नहीं आ जाएगा? इसी तरह से y एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ अगर y हो गई तो y इज इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, r cos बीटा। cos बीटा क्यों? क्योंकि यही वेक्टर आपकी y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाई है, और क्योंकि ये वेक्टर z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है तो z इज इक्वल टू लिखना होगा, तो r cos गामा लिख सकते हैं। तो आप खुद देख लीजिए, हमारी जो वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ अल्फ़ा बनाई, वेक्टर है r, तो वेक्टर r ने x के साथ अल्फ़ा बनाया, तो x पर जो कंपोनेंट आया वो r cos अल्फ़ा आया। वेक्टर ने y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया, तो y एक्सिस पर जो कंपोनेंट आया वो r cos बीटा आ जाएगा। और इसी वेक्टर ने z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया है, तो z एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा उसे हम लोग r cos गामा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर किसी लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल बनाती है तो वहाँ पर उसका कंपोनेंट r cos अल्फ़ा, डेट इज़ cos के टर्म में कंपोनेंट लिया जाता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, आप समझ गए, क्या समझ गए? आप ये जान चुके हैं कि अगर मैं r cos अल्फ़ा की बात करूँगा तो r cos अल्फ़ा x आएगा, तो cos अल्फ़ा की बात की जाएगी तो ये x/r आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं r cos बीटा की बात करता हूँ, है ना, तो यहाँ से r cos बीटा ये y आ जाएगा। तो cos बीटा अगर आपको लिखना होगा तो cos बीटा y/r लिखिएगा, और r cos गामा की बात करूँगा तो ये z आ जाएगा, और cos गामा की बात करूँगा तो ये z/r आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोगों ने cos अल्फ़ा, cos बीटा और cos गामा को लिख दिया। ये जो cos अल्फ़ा होता है ना, इसे L से दिखाते हैं, cos बीटा को M से दिखाते हैं, cos गामा को N से दिखाते हैं। ये cos अल्फ़ा, cos बीटा और cos गामा का नाम है। नाउ अब आप क्या करो, L² प्लस M² प्लस N² ऐड करो, तो ये आप क्या लिखोगे, cos² अल्फ़ा प्लस cos² बीटा cos² गामा, ऐसा लिख सकते हो। और L² प्लस M² प्लस N², cos अल्फ़ा की जगह पर क्या आ जाएगा, x/r², cos बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, y/r², cos गामा इज इक्वल टू z/r², इतने आगे। और फर्दर अगर मुझे लिखना है तो L² प्लस M² प्लस N², ये r² आप कॉमन ले सकते हो ना, कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से क्या आ गया, x² प्लस y² प्लस z², और
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी तो आर स्क्वायर होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था। देख लीजिए यहाँ पर रिजल्ट है हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेरी गुड। तो बताइए ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब आपकी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन जो होती है, उस डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो एडिशन होता है वो हमारा 1 के इक्वल आता है। यही इस इक्वेशन का मैसेज हो रहा है हमारे बीच में, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझें। चलिए एक क्वेश्चन, उसके बाद फिर जल्द ही आज की क्लास रैप अप की जाए। यस, क्वेश्चन इज रेडी फॉर अस। क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन में जो दिए गए हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिया गया है, 2i माइनस 3j प्लस 4k। और मान लीजिए अगर आपको मॉडुलस ऑफ ए निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ ए के लिए हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये कैसे आ गया, तो ध्यान दीजिए अभी आपको ये लिख कर दिया था मैंने, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अभी जस्ट पढ़ाया। तो मॉडुलस ऑफ आर इज इक्वल टू आपको क्या लिख कर दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। बस इसी चीज़ पर सेट कर दिया। तो बता दीजिए मॉडुलस ऑफ ए कितने आ जाएंगे, अंडर रूट 2k स्क्वायर 4, 3k स्क्वायर 9, 4k स्क्वायर 16, तो 16 9 25, 29 आ गए, ये मॉडुलस ऑफ ए आ गए। फिर अब आप आइए बी, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस 3i प्लस 4j माइनस 2k। तो लिखिए माइनस 3i प्लस 4j माइनस 2k प्लस 4j माइनस 2k। तो अगर मेरे को मॉडुलस ऑफ बी लिखना होगा तो ये बताइए ये कितने लिखे जा सकते हैं, ये माइनस 3k स्क्वायर लिखे जा सकते हैं, प्लस 4k स्क्वायर लिखे जा सकते हैं, माइनस 2k स्क्वायर लिखे जा सकते हैं, है ना। तो ये हमारा 9 आ गया, प्लस 16 आ गया, प्लस 4 आ गया, तो ये वापस कितने आ गए, 29 आ गए। फिर वापस आइए सी पर, तो वेक्टर सी क्या दिया गया, क्वेश्चन पढ़िए तो i माइनस जे प्लस 3k लिखा हुआ है ना। तो चलिए वेक्टर सी के लिए आते हैं, i माइनस क्या था, जे प्लस 3k, i माइनस जे प्लस 3k। तो अगर मुझे मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी देना है तो ये बताइए ये कितने आ जाएंगे, i की कोएफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर, जे का -1 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो 1 + 1 + 9। तो इस तरह से अगर मैं मॉडुलस ऑफ सी की बात करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 2 11, ये स्क्वायर रूट आ गया। तो अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी, ये कितने आ जाएंगे। तो मॉडुलस ऑफ ए √29 हो गया, तो √29 प्लस मॉडुलस ऑफ बी कितने आ गए, √29 प्लस मॉडुलस ऑफ सी कितने आ गए, √11। ठीक है, देखो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, होता है मैंने देखा गलती करते हुए, सभी को एक रूट में लेकर सॉल्व कर देते हैं। मतलब वो करेंगे क्या, 29 + 29 + 11, तो कितने आ जाएंगे, इसको वो लिख देते हैं 69। गलत हो गया आपका, ऐसे नहीं सॉल्व किया जाता है, आपने पढ़ा होगा 7th या 8th क्लास में, है ना। डायरेक्ट थोड़ी ऐड करते हैं। अब बताओ यहाँ पर √29 + √29 दो बार आया ना। अगर मान लो 29 की जगह पर x रहता तो x + x क्या लिखते, 2x लिखते। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2√29 + √11। ये अलग अलग सड है ना, कभी ऐड नहीं होगा, आपको इतना ही आंसर छोड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, वरना इतना आंसर आपका गलत नहीं है, सही है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कौन सी अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गई, अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी। चलिए अब ये 4th नंबर सॉल्व करते हैं, 2a - 3b + 4c, इसको सॉल्व किया जाए, है ना। 2a - 3b + 4c, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 4th नंबर 2a - 3b + 4c,
ये देखिए 2 वेक्टर ए देना है ना, तो वेक्टर ए हमारा देखिए तो कितना दिया गया है 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो लिखिए 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये वेक्टर ए आ गया। -3 वेक्टर बी देना है, वेक्टर बी क्या है -3i प्लस 4j माइनस 2k, -3i प्लस 4j माइनस 2k, ये बी दे दिया, प्लस 4 वेक्टर सी देना है। सी क्या है i माइनस जे प्लस 3k, तो यहाँ से लिखिए i माइनस जे प्लस 3k। चलिए लिख दिया हम लोगों ने। अब ज़रा ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 4i माइनस 6j प्लस 8k आ गया ना, माइनस माइनस प्लस 9i माइनस 12j प्लस 6k प्लस 4i माइनस 4j प्लस 12k, है ना। अब आप i वाले को सॉल्व कीजिए तो ज़रा ध्यान दीजिए, 4i 9i 13i और प्लस 4i 17i, तो i की जगह पर अगर आप लिखोगे तो ये 17i लिख सकते हो। अब आप j के लिए आओ, -6j माइनस 12j माइनस 18j माइनस 4j माइनस 22j, तो ये कितने आ जाएंगे -22j आ जाएंगे। अब k पर आप ध्यान दीजिए, प्लस 8k प्लस 6k 14k, 14 एंड 12 कितने आ जाएंगे 26k, है ना। तो यहाँ से प्लस 26k, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कह रहा था कि 2a माइनस 3b प्लस 4c, ये हम लोगों को इसकी वैल्यू देनी है। तो बताइए तो वेक्टर 2a माइनस 3b प्लस 4c को ही ना मैंने i j और k में लिखा है, तो जब i j और k में है तो इसकी वैल्यू क्या देते हैं √x² प्लस y² प्लस z²। x कितने हैं 17k², y कितने हैं -22k², z कितने हैं 26k², लिख दीजिए। तो अब बताइए तो 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 289, 22 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 484 और 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 676, है ना। अब इसी को तो सॉल्व करना है, ऐड कर दीजिए, जितना आएगा वो फाइनल आंसर हमारे पास मिल सकता है ना। तो ऐड करने पर ही पता चलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये ऐड करने के बाद जो आ रहा है वो 1449 आ गया, और अगर इसके स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो इसकी स्क्वायर रूट 38 पॉइंट कितनी आ जाती है 06, ये हमारे आंसर हो गए। तो उम्मीद है कि ये जो चीज़ें अभी आपको मैंने सिखाई इससे आपको हेल्प मिला होगा कि अगर वेक्टर को 3 डायमेंशन में लिखा गया है, i j और k में लिखा गया है, तो उसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है ना। बढ़िया चीज़ थी, समझ गए, वेरी गुड। कितने टाइम का लेक्चर हो गया 1 घंटा 22 मिनट का लेक्चर हो गया, है ना। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, अगर मुझे पढ़ाना होगा तो 15 मिनट की क्लास और चाहिए। 15 मिनट लग सकते हैं। खैर चलिए मैं 10 मिनट में रैप अप करने की कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ताकि अलग से वीडियो लेक्चर मुझे बनाने की ज़रूरत ना हो। 1.5 घंटे 1 घंटे 35 मिनट की लेक्चर में आपका ये चीज़ फ़िलहाल एकदम कन्फर्म हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा क्या है। यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, साइन रूल। साइन रूल क्या है और इसको वेक्टर में किस तरह से यूज़ करेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए। मान लिया जाए कि यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल सपोज ड्रॉ कर लिया है ना। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ABC वर्टेक्स का नाम दे दिया। आपको पता होना चाहिए कि ए के ऑपोजिट में जो साइड है BC उसे स्मॉल ए से दिखाते हैं। अगर मैं बी के ऑपोजिट की साइड AC की बात करूंगा तो इसे स्मॉल b से दिखाया जाएगा, और C के ऑपोजिट साइड की बात करूंगा AB की तो इसे मैं स्मॉल c से दिखा सकता हूँ, है ना। तो ये मैंने दिखा दिया, ये स्मॉल b है देखिए, तो इसको मैंने स्मॉल b से दिखा दिया और स्मॉल c आ गया, ये लिख दिया मैंने। साइन रूल ये कहता है कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन साइन b इज इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन साइन c। इसकी जो प्रूविंग है ना वो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक चैप्टर पढ़ना है क्लास 11th में मैथ्स में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ
ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में आप इस वाले फॉर्मूले की प्रूविंग देख लेना। ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी होता है। देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से आप साइड को दिखा रहे हैं, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है, तो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोगों ने एंगल के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया है। ओके, तो अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि किसी वेक्टर को किसी भी दो डिजायर्ड डायरेक्शन में किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू एनी टू आर्बिट्ररी डायरेक्शन। देख लीजिए अब आपके पास दो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को मैंने सपोज x मान लिया और इस डायरेक्शन को मैंने सपोज y मान लिया। अब यहाँ पर क्या है, ये x और y एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि इससे पहले x और y एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर हुआ करती थी, याद है। आप यहाँ देखिए इस फिगर में x और y एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर दिखाई गई है, देखिए तो, है ना। यहाँ पर भी दो एक्सिस में आपने रिजॉल्व किया है, लेकिन ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है। जबकि आप यहाँ आइए इस कंडीशन में, यहाँ भी दो एक्सिस है, लेकिन ये दो एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है आपस में। तो अब ये किस तरह से, तो सपोज़ मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने दिखा दिया, ये आप पॉइंट P ले लीजिए। ओके, और मेरे को वेक्टर देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, O से P को ज्वाइन कर देते हैं, ये आपका वेक्टर हो गया। इस वेक्टर को मैंने वेक्टर R से इंडिकेट कर दिया। ओके, अब क्या किया, कुछ खास नहीं, बस हम लोग क्या करते हैं, P से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जो कि y एक्सिस को मान लीजिए पॉइंट B पर मिलता है, और इसी P से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, दिख रहा होगा, और मान लीजिए कि ये x एक्सिस को कौन सी पॉइंट पर मिलता है, तो x एक्सिस को पॉइंट A पर मिलता है। ये रहा ओरिजिन। तो अगर मैं यहाँ से OA पार्ट की बात करूँगा ना, तो ये आपका x कंपोनेंट हो गया, इस x कंपोनेंट को RX से दिखा दिया। ओके, और अगर मैं इस OB पार्ट की बात करूँगा, तो ये OB पार्ट हमारी y कंपोनेंट हो गई, और इस y कंपोनेंट को हम लोगों ने RY से दिखा दिया। एक और बात, आपकी यहाँ पर x एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रही है ना, तो इस एंगल को अल्फ़ा कह दीजिए, और y एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रही है, इस एंगल को हम लोगों ने बीटा कह दिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल हम लोग अपने फेवर में कर सकते हैं। अब क्या होगा, इतनी सारी चीज़ें कर लेने के बाद ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल बीटा है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी बीटा आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है, तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल पेयर बन गए, तो इस एंगल को भी हम लोग कितना लिख सकते हैं, बीटा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितनी लिखी जाएगी, तो इस एंगल को आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, ट्राइंगल के तीनों एंगल की सम कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो दो एंगल पता है, तो तीसरी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 180 डिग्री में उन दोनों एंगल के सम को ले लीजिएगा। वेरी गुड, तो तीसरी हम लोगों को पता करनी है। तो अगर मेरे को इस एंगल को लिखना है, तो पाई 180 को पाई रेडियन लिख सकते हैं, पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसा भी लिखा जा सकता है, पक्का। तो अब आपके पास एक ट्रायंगल बनकर सामने आ रहा है PAO, तो बेहतर होगा इस ट्रायंगल को मैं पहले ड्रॉ कर, यस मैंने ड्रॉ कर लिया PAO। आप ज़रा देखिए तो OB पार्ट, ये जो OB पार्ट है ये RY से दिखाया है, तो पैरेललोग्राम से ये PA पार्ट भी तो आपका RY होगा ना। तो अगर मुझे PA पार्ट दिखाना है, ये वाला पार्ट दिखाना है, तो ये PA पार्ट भी लेंथ के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, RY। तो चलिए यहाँ से मैंने उसी चीज़ को दिखा दिया। ओके, अब आप आइए ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में ज़रा देखिए, तो ये वाला जो ऊपर में मैंने मेंशन किया है, A बाई साइन ए इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C, मतलब क्या है, ये साइड लिया A और इसके ऑपोजिट का एंगल है A, तो A बाई साइन A आ गया। ये साइड लिया B, इसके ऑपोजिट में B एंगल है, तो B बाई साइन B लिखिएगा, और ये बना C बाई साइन C, आसानी से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप साइन रूल अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ अप्लाइंग साइन रूल, साइन रूल मैंने अप्लाई कर दिया। तो बताइए क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आपका कौन सा पार्ट है, RX है, और RX के ऑपोजिट में कौन सी एंगल है, बीटा। तो जब आपको लिखना होगा तो ये RX बाई साइन बीटा लिखिएगा। बहुत अच्छा, नेक्स्ट आइए,
बताइए ये आर वाई है, आर वाई के ऑपोजिट में अल्फ़ा एंगल है, तो अगला टर्म आप क्या लिखिएगा, आर वाई बाई साइन अल्फ़ा। और फिर अब आप आ जाइए नेक्स्ट, आर है, आर के ऑपोजिट में पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अगला टर्म आप क्या लिखिएगा, आर बाई साइन ये पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना आप दे सकते हैं। अब बताइए इसी को लिखना होगा तो ये आर एक्स बाई साइन बीटा लिखाएगा, ये कितना लिखाएगा, आर वाई बाई साइन अल्फ़ा लिखाएगा, और ये कितना लिखाएगा, आर बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि आपने पढ़ लिया है साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये हम लोग जानते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर जो आपको मिल जाएगी हमारी सीरीज़ में, उसमें ये चीज़ मैंने बता रखी है। ओके, तो बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप 3 मान लीजिए। अब एक काम कीजिए आप, फ्रॉम 1 इज़ इक्वल टू 3 से, ओके 1 इज़ इक्वल टू 3 से आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर एक्स बाई साइन बीटा इज़ इक्वल टू क्या मिल गया, आर बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गए। तो यहाँ से अगर हम लोगों को आर एक्स पता करना है तो आर एक्स इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन बीटा, तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, आर साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा क्या आ गया, ये आर एक्स आ गया। ओके, नेक्स्ट अगर मेरे को लिखना होगा तो आप आगे क्या लिखिएगा, फ्रॉम 2 इज़ इक्वल टू 3, 2 इज़ इक्वल टू 3, तो ऐसे कंडीशन में आप आइएगा तो आर वाई बाई साइन अल्फ़ा है, तो आप यहाँ से लिख दीजिए आर वाई बाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, आर बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इतने मिल गए। तो जब मुझे आर वाई लिखना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट, तो ये कितने आ जाएंगे, आर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इतनी कंपोनेंट हम लोगों की आ जाएगी, ये हमारे पास आ गए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग दो वेक्टर को आसानी से किसी भी डिज़ायर्ड डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, अगर हम लोगों को ये पता है कि वो वेक्टर उन दोनों लाइन के साथ कितनी एंगल बना रही है। अगर वो एंगल मालूम है तो आप डायरेक्टली आर एक्स और आर वाई निकाल सकते हैं, जो हमने यहाँ पर तरीका दिखाया। ओके, तो ये सारी एलिमेंट्री लेवल की डिस्कशन हो गई जो वेक्टर में मैंने की है अपने 3 लेक्चर में, और वो 3 लेक्चर में एकदम मैंने कंटिन्यू दिया है, लेक्चर 23, लेक्चर 24, लेक्चर 25। अब वेक्टर में 2 और टॉपिक आपकी बच जाती है, और वो दोनों टॉपिक हमारी जो है वो रिलेटेड है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से। एक हमारी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर और दूसरी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर वर्क पावर एनर्जी से पहले हम लोग पढ़ते हैं, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ये हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स से पहले पढ़ते हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं इन दोनों टॉपिक की आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन फ़िलहाल वर्क पावर एनर्जी से पहले तक में जो भी चैप्टर आप फिज़िक्स में पढ़ने वाले हो ना, उसमें वेक्टर की जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ की जाएगी वो इससे बाहर की कॉन्सेप्ट नहीं है। इतनी कॉन्सेप्ट में तो आपकी वेक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हैं, और अगर क्वेश्चंस में आगे आने वाले क्वेश्चंस में अगर यूज़ होगा तो आप आसानी से वैसे क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा अभी फ़िलहाल जानने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। इस 3 लेक्चर की कंटेंट से हमारा बहुत सारा काम जो है ना वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही लंबी क्लास हो गई आज की, लेकिन इस एक लेक्चर में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी। तो मिलते हैं अब किसी और नए वीडियो के साथ। मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी पैराबोला बचा हुआ है, तो हो सकता है कि अगला वीडियो हम लोग पैराबोला और हाइपरबोला के से रिलेटेड कर ले, फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वीडियो आ जाएगी। तो थोड़ा सा और वेट करना होगा हम लोगों को, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टिल देन मिलते हैं फिर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। ओके, गुड बाय एवरीवन।